अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं INA चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। समाजी कारकुन तीस्ता सितलवार के घर पर हफ्ते के रोज ATS पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड की 2 टीमें मुंबई पहुंची। एक टीम तीस्ता के जुहू में वाक़ घर गई, जबकि दूसरी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई। बाद में टीम उन्हें लेकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गुजरात ATS ने तीस्ता समेत 2 साबिक IPS अफसर संजीव भट्ट और RB श्री कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदाबाद शहर की पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दर्शन सिंह B बराड़ की शिकायत पर इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर गलत मालूमात फराहम करने का इल्जाम आयद किया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमीन ने ज़किया जाफरी के जरिए अदालत में कई अर्जियां दायर की और SIT सरबराह और दूसरे कमीशन को गलत मालूमात फराहम की। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस फिलहाल दस्तावेजात की जांच कर रही है। इसके बाद ATS समाजी कारकुन को अपने साथ लेकर अहमदाबाद वाक़े सदर दफ्तर ले जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज 24 जून को गुजरात फसादात पर SIT की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई एक अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस अर्जी को आजानी एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया जाफरी की जानिब से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि तीस्ता की तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में वो ज़किया जाफरी के जज्बात का इस्तेमाल खुफिया तौर पर अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी। अदालत उस्मान ने कहा कि तीस्ता सितलवार इस मामले में लगातार शामिल रही, जबकि ज़किया एहसान जाफरी इस मामले की असल मुतासिरा है। दरियासना मारूफ समाजी कारकुन शबनम हाशमी ने ट्वीट किया कि गुजरात ATS तीस्ता के घर पर पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं है। इंसानी हकूक कारकुनान के खिलाफ लगातार हो रहे हमले काबिल मजम्मत है। शबनम हाशमी ने बाद में एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि तीस्ता को IPC की सेक्शंस 471, 468, 194, B 120, 218, 218 के तहत हिरासत में लिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को कहा कि गुजरात फसादात के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सियासी साजिश के तहत इल्ज़ाम लगाया गया था और इल्ज़ामात लगाने वालों को अब मोदी, मुल्क और भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पर अपने एक इंटरव्यू के इख्तिसाबात को सिलसिलावार ट्वीट्स में शेयर करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि तमाम इल्ज़ामात सियासी साजिश के तहत लगाए गए थे और अब ये इल्ज़ामात लगाने वालों को मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी पर लगाए गए इल्ज़ामात एक सियासी साजिश थे। मोदी ने एक लफ्ज़ भी बोले बगैर 18 से 19 साल तक भगवान शंकर के जहर पीने की तरह तमाम दुखों से लड़ते रहे। अब जबकि सच सोने की तरह चमकता हुआ सामने आया है, ये फख्र की बात है। हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछगछ के दौरान कांग्रेस कारकुनों के धरने और मुजाहरों पर तनकीद करते हुए उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की कि जमहूरियत में आइन का एहतराम कैसे किया जा सकता है। मोदी से घंटों पूछगछ की गई, लेकिन हमने कोई धरना नहीं दिया। अगर झूठे इल्जाम लगाने वालों में ज़मीर है तो उन्हें मोदी जी, BJP और मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के बीच बागी गुट के MLAs ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। जुमे की देर रात एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से इंदौर होते हुए वडोदरा गए थे, जहां उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से हुई। जराये के मुताबिक वडोदरा में फडणवीस से मुलाकात के बाद शिंदे रात में ही गुवाहाटी लौट आए। वहीं हफ्ते की सुबह शिंदे
के ग्रुप ने दावा कर दिया कि उसके पास 38 एमएलए का साथ है, जिसे डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होगा। पॉलिटिकल ड्रामे के 5वें दिन यानी हफ्ते के रोज शिवसेना के वर्कर्स तशद्दुद पर भी उतर आए। शिव सैनिकों ने पहले पुणे में बागी एमएलए तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की। इसके बाद शिंदे के बेटे व कल्याण से एमपी श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर पत्थरबाजी की। शिवसेना की हाई लेवल मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे पर जमकर हमला बोला। शिवसेना के सदर और वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने हफ्ते के रोज बागियों की जानिब से अपने ग्रुप का नाम पार्टी के बानी आंजहानी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखने की मुबैना कोशिशों पर सख्त हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत के दौरान कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए मेरे वालिद का नाम न लें बल्कि अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करें। उद्धव ठाकरे का सख्त रद्द-ए-अमल उन गैर मुसद्दिका इत्तलात के जवाब में आया जिनमें कहा गया कि वजीर एकनाथ संभाजी शिंदे की क़यादत में बागियों ने मुबैना तौर पर अपने ग्रुप का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ग्रुप रखने का फैसला किया। शिवसेना के खिलाफ बगावत करने वाले ये लीडर इस वक्त गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात को यकीनी बनाने के लिए लिखेगी कि शिवसेना या बाला साहेब ठाकरे का नाम गैर मजाज अफराद या इस तरह के टर्न कोट यानी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले ग्रुपों के जरिए अपने सियासी मफादात के लिए गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठाकरे ने खबरदार किया कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता रोज पार्टी के जिले सरबराहों की मीटिंग से खिताब करते हुए शिवसेना या बाला साहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल किए बगैर इलेक्शन जीतने का चैलेंज दिया था, जबकि आज उन्होंने बाला ठाकरे के नाम के इस्तेमाल पर बहमी का इजहार किया। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने दावा किया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करेगी। रावत ने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी कहा कि वो शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे और दीगर एमएलए की बगावत के बाद रियासत में जारी सियासी बहरान में मुदाखलत ना करें। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस मुदाखलत करते हैं तो वो एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे और उनकी पार्टी की साख तबाह हो जाएगी। संजय रावत ने कहा कि हजारों शिव सैनिकों ने अपना खून बहाया और पार्टी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। शिवसेना को हाईजैक नहीं किया जा सका। शिवसेना के तमाम बागी एमएलए मुंबई वापस लौट आएंगे तो हम एक बार फिर असेंबली में अक्सरियत साबित करेंगे। मैं उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बिना जानकारी मैं कोई बात नहीं करूंगा। हमारे लिए वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में कुछ की जो मीटिंग है उसमें क्या आज एकनाथ शिंदे और रामदास कदम पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उन्हें नेता के पद से हटाया जाएगा? देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है और अगर हम वहां जाएंगे बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहां रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियां करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा और उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचें। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे, यामध्ये असं म्हटलं जातं की कदाचित एकनाथ शिंदे आणि पार्टीच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अनेक निर्णय होत असतात, पक्षाचे वर्तमान आणि पक्षाचे भविष्य। केरला के वायनाड से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के वायनाड वाक़े दफ्तर में जुमेरात को तोड़फोड़ की गई थी। कांग्रेस ने इस तोड़फोड़ का इल्जाम एसएफआई कारकुनों पर आयद किया। इस वाक़े की केरला की
केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बाद हुकूमत ने जुम्मे की शब ADGP ओहदे के अफसर को आला सतही जांच का हुक्म दे दिया। जांच पूरी होने तक कलपटिया के पुलिस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल भी कर दिया गया। इस दरमियान राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ से नाराज कांग्रेस कारकुनों ने रियासत भर में कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। कांग्रेस कारकुनों ने वज़ीर आला पिनराई विजयन पर इल्जाम आयद किया कि केरला की बरसर इख्तिदार पार्टी CPM की स्टूडेंट्स विंग यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का एहतजाजी मार्च और राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ उनकी जानकारी में की गई है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों के एक 50 रुकनी ग्रुप ने जुमे को कांग्रेस रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के वायनाड में वाक़े दफ्तर में तोड़फोड़ की, जिससे सियासी हंगामाराई शुरू हो गई, जिसकी वजह से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। दरअसल CPM ने जुम्मे को वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में SFI से वजाहत तलब की है और SFI के कौमी सदर VP सानू और रियासती सदर की अनुसरी को हफ्ते को यानी आज तलब किया था। इससे कबल VP सानू ने कहा था कि इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी MP के दफ्तर तक SFI का मार्च रियासती कमेटी की इजाज़त के बगैर निकाला गया। उन्होंने कहा कि मार्च हमारे इल्म के बगैर मुनक्किद किया गया था और रियासती कमेटी से पेश की इजाज़त नहीं ली गई थी। आइंदा माह होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने BJP के सरकर्दा लीडरान लाल कृष्ण आडवाणी, PM नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से हिमायत का मुतालबा किया।
84 साल यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मरकजी वजीर मालियात और मरकजी वजीर खारजा रह चुके हैं। 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाब में मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया। मुर्मू ने 24 जून को वजीर आजम मोदी समेत सरकर्दा लीडरान की मौजूदगी में नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था। मुर्मू को कई गैर एनडीए पार्टियों की भी हिमायत हासिल है, इसलिए उनकी जीत के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। इस दरमियान अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार अपनी जीत के लिए मुहिम चला रहे हैं और सरकर्दा कायदीन से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। यशवंत सिन्हा ने जुम्मे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से रब्ता किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दोनों कायदीन से अपनी उम्मीदवारी की हिमायत करने की गुजारिश की। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के बुजुर्ग लीडर लाल कृष्ण आडवाणी से भी आशीर्वाद मांगा। अटल हुकूमत में आडवाणी उस वक्त नायब वजीर आजम थे, तो उस हुकूमत में यशवंत सिन्हा मरकजी वजीर थे। अगले महीने होने जा रहे सदारती इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेगी। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बीएसपी सदर मायावती ने हफ्ते को ये मालूमात देते हुए वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी की जानिब से मुर्मू को एक कबायली खातून होने की वजह से हिमायत देने का फैसला किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीएसपी ने एनडीए को नहीं बल्कि कबायली खातून उम्मीदवार की हिमायत की है। पंजाब के सीनियर आईएएस ऑफिसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई। इस वाक़े के वक्त विजिलेंस टीम पोपली के चंडीगढ़ में वाक़े घर पर जांच के लिए पहुंची थी। खानदान का इल्जाम है कि कार्तिक को विजिलेंस टीम ने गोली मारी है। वहीं चंडीगढ़ के एएसपी कुलदीप चहल ने कहा कि कार्तिक ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारी है। इकलौते बेटे की मौत के बाद मां ने कहा कि उसके बेटे की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब तक इन पुलिस वालों की वर्दी ना उतरवाई वो बेटे के खून लगे हाथ को नहीं धोएंगी। विजिलेंस ने 4 दिन पहले ही संजय पोपली को करप्शन के मामले में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जाँच की जा रही है। आईएएस के बेटे की मौत पर विजिलेंस ने सफाई दी है कि वो रेड से वापस आ चुके थे। इसके बाद कार्तिक ने खुद को गोली मारी, जबकि खानदान का इल्ज़ाम है कि उन्हें जहनी तौर से परेशान किया जा रहा था। विजिलेंस उन पर झूठा बयान देने के लिए दबाव डाल रही थी। खानदान के मुताबिक विजिलेंस की टीम उनके घर आई थी। इस दौरान वहां छानबीन की गई। विजिलेंस कोई रिकवरी करने के लिए आई थी। इसी दौरान कार्तिक और विजिलेंस अफसरों के बीच बहस हुई। कार्तिक की मां ने कहा कि जब वो ऊपर गई तो विजिलेंस वालों ने उनके बेटे पर पिस्तौल तान रखी थी। इसके बाद उन्हें नीचे भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी। बाद में पता चला कि ये उनके बेटे को गोली लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान वाहवाही के लिए छोटे मामले भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद कार्तिक की डेड बॉडी को सेक्टर 16 के GMHH में रखवाया गया। वहीं चंडीगढ़ पुलिस की फॉरेंसिक टीम सेक्टर 11 संजय पोपली के घर में जांच के लिए पहुंची। जिम्मेवार मानते हो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये अपनी पोस्ट बचाने के लिए जो करप्ट ऑफिसर्स 5-5 साल से पोस्ट पे बैठे हैं, हाउ करप्ट दे आर, आज पे ब्लडी ना चढ़ावा देते हैं। ऐसे भगवंत मान ने करप्शन खत्म कर देते What about the Bargari Kaand? What about the shocking? अपनी फैमिली को destroyed in evidence for 25 minutes, which was over media.
आप यहाँ पे साइन करो, वरना आपके बेटे का हशर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बच्चे को ऊपर ले गए, ठीक है, संजय को यहाँ बंद कर दिया। हमें कहते नीचे ही रहो, और थोड़ी देर बाद गोली की आवाज सुनाई दी। ठीक है, इन्होंने कार्तिक ओपली को शूट कर दिया विजिलेंस वालों ने। संजय को वहां ढका हुआ था क्योंकि वो लोग मान नहीं रहे थे, हाँ, घर पे, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे कि झूठी रिकवरी दिखाएं ताकि उनको करप्शन के नेक्सस में वो कर सके। ठीक है, वो मेरे 82 ईयर ओल्ड फादर को देख लो अंदर बंद कर दिया। वो 3 महीने से हॉस्पिटल्स में हैं। ठीक है, और उनकी सेहत का इनको कोई ध्यान नहीं। झूठा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि शायद हमारा कोई लिंक अप है, मेरे पास उनके कोई पैसे कहीं से इनको कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला, इन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया, कार्तिक ओपली को शूट करके मार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा कि वो जर्मनी में होने वाले G7 सरबराही इजलास में माहौलियात, तवानाई, आबोहवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, इंसदाद, दहशतगर्दी, सनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। 26 से 28 जून तक जर्मनी और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर जाने से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि मैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की दावत पर वहाँ शाल्स अलमाउस शहर जा रहा हूँ, जहाँ G7 सरबराही इजलास में जर्मन सरबराही में मुनक़िद हो रहा है। गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान जर्मनी बैनुल हुकूमती मुशावरत के नतीजा इस मीटिंग के बाद चांसलर शोलिस से दोबारा मुलाकात करने की खुशी है। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने अर्जेंटाइन, इंडोनेशिया, सेनेगल और जनूबी अफ्रीका जैसे दीगर ममालिक को भी G7 सरबराही इजलास में मदऊ किया ताकि इंसानियत को मुतासिर करने वाले अहम आलमी मसाइल पर बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विसेज में फौजियों की भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में अंदेशों को गैर जरूरी करार देते हुए हफ्ते को कहा कि इस स्कीम का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा और खामियों को दूर किया जाएगा। एक टेलीविजन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस स्कीम को बहुत एहतियात से तैयार किया है और उसके निफाज में जो भी चैलेंजेस दरपेश थे उनको हल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई स्कीम आती है तो लोगों के जहनों में कुछ अंदेशे होते हैं। अग्निपथ योजना में भी जो चैलेंजेस आने का इम्कान था वो भी हल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो उन अंदेशों को मुस्तरद नहीं करना चाहते, लेकिन उनका ख्याल है कि ये अंदेशा मौजूद नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो स्कीम को दिफाई शोबे में एक अहम तब्दीली की असलाह समझते हैं और इसे भर्ती के अमल में भी इनकलाबी तब्दीली आएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने आफात से निपटने के लिए एक जामे नुक्ते नज़र इख्तियार किया है और उसे राहत पर मबनी, इब्तदाई वार्निंग पर मबनी, फाल और इब्तदाई तैयारी पर मबनी बनाया। अमित शाह ने हफ्ते को गुजरात के क्योडा में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वजारत दाखिला की पार्लिमानी मुशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि इससे कबल मुल्क में डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से रिलीफ पर मबनी नुक्ते नज़र था, जिसमें जान और माल के नुकसान को कम करना शामिल नहीं था, लेकिन मोदी जी के वज़ीर आज़म बनने के बाद ये नुक्ते नज़र बदल गया। कांग्रेस पार्टी मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आवाज उठाती जा रही है और उसने इतवार के रोज 20 रियासतों के दारुल हुकूमतों में अग्निपथ की बात नौजवानों के साथ धोखा के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस ने हफ्ते को कहा कि इन मुजवजा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए नौजवानों को बताया जाएगा कि हुकूमत अग्निपथ के बारे में नौजवानों को किस तरह गुमराह कर रही है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कांग्रेस के तर्जुमान अग्निपथ की हकीकत के बारे में नौजवानों से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हुकूमत किस तरह इस स्कीम के जरिए नौजवानों को धोखा दे रही है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत में बैंकों को मुसलसिल लूटा जा रहा है और अब एक नया घपला सामने आया जिसमें DHLF के मालिकीन ने मुल्क के 17 बैंकों को 35,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि DHLF ने बैंकों को 34,615 करोड़ रुपए का धोखा दिया, जो मुल्क में अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घपला है। मार्च 2021 में सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़े जोर शोर से 2015 में लॉन्च करी गई थी, उसमें भी DHFL और उनके प्रमोटर्स को आरोपी करार देते हुए केस दर्ज किया था। एक
फिक्टिशियस बांद्रा ब्रांच के नाम से, सिर्फ ऑन पेपर बांद्रा ब्रांच के नाम से एक बैंक खोला गया, जिसमें करीब 2,60,000 ऋण के खाते खोले गए और उससे इस कंपनी ने पैसा कमाया और पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन से भी कमाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह घोटाला प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की ऑडिट में सामने नहीं आया। यह एक्चुअली यस बैंक का जब फोरेंसिक ऑडिट होने लगा तब सामने आया। 2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को। वो पीएम आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, वो यस बैंक में सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर इस पूरे मामले में और वो है उन जड़ों की बातें, उन तारों की बातें जो हमने पहले कही थी। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है, लगातार डोनेशन ले रही है और उसके दस्तावेज हम आपको देंगे, उसके डिटेल्स हम आपको दिए दे रहे हैं। करीब 28 करोड़ रुपए का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी ने डीएचएफएल से, उसके प्रमोटर्स से, उसकी संबंधित कंपनियों से लगातार लिया है। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स जो कि डीएचएफएल के मालिकों के स्वामित्व की ही एक कंपनी है, उससे 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन परिवार के नियंत्रण वाले दर्शन डेवलपर्स से 7.5 करोड़ रुपए लिया। तो करीब 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कंपनी से लिए जिसने भारत के बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया, आम जनता के पैसे को लूट। नदी के तेज बहाव में फंसे हाथी के छोटे बच्चे के रेस्क्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि हाथियों का एक झुंड जंगल के बीच बह रही नदी पार कर रहा होता है। सभी हाथी नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान हाथी का एक बच्चा नदी के तेज लहरों के बीच फंस जाता है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बच्चे के पास खड़ी हथनी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बहाव के चलते वो बहने लगता है। बच्चे को बचाने हथनी उसके तरफ तेजी से भागती है और अपने सूंड से पकड़कर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद हथनी उसे नदी पार कराते हुए महफूज अपने साथ ले जाती है। इस वीडियो को ट्विटर पर आईएफएस ओहदेदार परवीन कासवान ने शेयर किया, जिसके बाद हर जगह ये वीडियो वायरल हो रहा है। अफ्रीकी मुल्क मोरक्को को छोड़कर स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान 18 माइग्रेंट्स की मौत हो गई, जबकि 76 से ज़्यादा जख्मी हो गए। वहीं मोरक्को के 140 सिक्योरिटी ओहदेदार भी जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को मोरक्को के नॉर्थ अफ्रीकी एनक्लेव मेलिला से जुड़े मोरक्को की बॉर्डर पर मची भगदड़ में यह हादसा हुआ। मोरक्को हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि लोगों ने लोहे की बाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। वहीं मेलिला में स्पेन की हुकूमत के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी। हालांकि स्पेनिश सिविल गार्ड और मोरक्को सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। बॉर्डर के दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्ती के बाद भी 133 माइग्रेंट्स सरहद पार करने में कामयाब रहे। हादसे के दौरान ही 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 लोगों की मौत हॉस्पिटल में हुई। दूसरी तरफ मोरक्को के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने 27 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। गरीबी और तशद्दुद की वजह से अक्सर लोग मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मार्च में भी मोरक्को के 3,500 लोगों ने स्पेन में घुसने की कोशिश की थी। तब लगभग 1,000 लोगों को इसमें कामयाबी मिली थी। बॉर्डर पर इलीगल एंट्री रोकने के लिए स्पेन ज़्यादातर मोरक्को पर मुनस्सर रहता है। इस वजह से इस तरह के हादसे सामने आते हैं। अफ्रीका ही नहीं बल्कि एशिया के गरीब मुल्कों से भी बड़ी तादाद में लोग यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।